तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन, राइट। तो देखिए हेडिंग डाली कोलिजन। राइट, कोलिजन के किसी भी प्रोसेस को अगर समझना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3 फोटो होंगे। एक जस्ट बिफोर कोलिजन, एक ड्यूरिंग कोलिजन और एक जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी दो बॉडी अगर टकराती है तो हमें उसके कोलिजन को अगर पूरी तरीके से समझना है तो उसके जस्ट पहले का पिक्चर, यानी कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है, टकराने का जो ड्यूरेशन होता है वो माइक्रो सेकंड ऑर्डर का होता है। तो उस माइक्रो सेकंड ऑर्डर के अंदर हमें डिस्कशन रखना पड़ेगा कि टकराने के जस्ट पहले क्या पिक्चर था, ड्यूरिंग कोलिजन क्या पिक्चर बना और टकराने के जस्ट बाद क्या पिक्चर बना। राइट, उसके हिसाब से हम लोग कोई भी कोलिजन को पढ़ सकते हैं। कोलिजन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में 3 कैटेगरी होती है, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इनइलास्टिक और एक इनइलास्टिक। अब ये कोलिजन के नाम किस बेसिस पे रखे गए कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा और इनइलास्टिक क्या होगा, तो ये डिसाइड करेगा उन दोनों कोलाइडिंग बॉडी का मटेरियल। कि अगर उन दोनों बॉडी का जो मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं तो फिर क्या होगा, बॉडी आएगी, टकराएगी। देखो हर कोलिजन में इतनी स्टोरी कॉमन है, पहले समझ लें कि दो बॉडी आए, टकराए, डिफॉर्मेशन आया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया, राइट। और टकराने के बाद जब अलग हुए और वो डिफॉर्मेशन गायब हो गया फिर से। यानी दो बॉडी आ रही थी केवल काइनेटिक एनर्जी लेके, जब आए टकराए तो ड्यूरिंग कोलिजन उनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया और उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मान लो वो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आए, उसमें से 5 जूल एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली गई, कितनी बची, 95 जूल काइनेटिक एनर्जी बची। और जब वो अलग हुए तो बताइए जरा, वो पूरी की पूरी जो 5 जूल डिफॉर्मेशन में गई थी वो वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, यानी उनका डिफॉर्मेशन गायब हो गया। फिर से बॉडी ने अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर किया। ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी और वहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। जितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के बॉडी आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। और ड्यूरिंग कोलिजन हाँ, काइनेटिक एनर्जी का कुछ शेयर डिफॉर्मेशन में जाएगा, लेकिन कोलिजन के बाद वो शेयर वापस रिकवर हो जाएगा, किसके फॉर्म में, काइनेटिक के फॉर्म में, और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लेगा। राइट, दूसरा टाइप समझिए, आए 100 जूल लेकर के काइनेटिक एनर्जी, टकराए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया और मान लो 5 जूल एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली गई। बताओ काइनेटिक में कितनी बची, 95 जूल, और बॉडी दोबारा अलग ही नहीं हो पाए, वो दोनों बॉडी स्टिक कर गए और जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया था 5 जूल एनर्जी का वो परमानेंट मेंटेन हो गया। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और उसमें दोनों बॉडी हमेशा के लिए स्टिक कर गए और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग दोनों हमेशा एक कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़े और वो दोनों कभी अलग नहीं हो पाए। ऐसे कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस वाला कोलिजन कौन सा, परफेक्टली इनइलास्टिक। राइट, और तुमने देखा भी होगा रोड वगैरह पे दो कार ट्रक टकरा जाती है, एक दूसरे में स्टिक कर जाती है, तो ऐसे कोलिजन क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब देखिए तीसरा टाइप जो है, उसमें दो बॉडी आए, 100 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आए, टकराए, 5 जूल डिफॉर्मेशन में गया, 95 जूल काइनेटिक में है, और वापस जो अलग हुए तो बताओ शेप और साइज में थोड़ा डिफॉर्मेशन बचा हुआ है। मान लो डिफॉर्मेशन में एनर्जी बची 2 जूल और काइनेटिक में वापस रिकवर हो गया 98 जूल, यानी 3 जूल एनर्जी डिफॉर्मेशन वाली काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और 2 जूल डिफॉर्मेशन अभी भी बचा हुआ है। ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें कुछ लॉस भी होगा और कुछ रिकवरी भी होगी। ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इनइलास्टिक। यानी हम इन कोलिजन के जो नाम रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो भी शेयर डिफॉर्मेशन में गया वो वापस काइनेटिक के फॉर्म में कितना रिकवर हुआ, इस बेसिस पे हम नाम रखेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। राइट, यानी सारे कोलिजन में इतना स्टोरी एकदम कॉमन है कि आए, टकराए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया, मैक्सिमम एनर्जी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसके बाद वो पूरी की पूरी एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो परफेक्टली इलास्टिक। वो डिफॉर्मेशन परमानेंट मेंटेन हो गया,
उस डिफॉर्मेशन एनर्जी का कोई भी पार्ट रिकवर नहीं हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और बताओ कुछ रिकवर हुआ और कुछ डिफॉर्मेशन बना रहा तो ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इनइलास्टिक, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या होता है? हेड ऑन का मतलब होता है कि बॉडी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग कोलाइड करे। सवाल आता है सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, हमें तो यही नहीं पता है। तो अभी हम सब बताएंगे। अभी आप मोटा मोटा ये समझो कि दो लोग ऐसे टकरा गए, देखो आमने सामने से टकरा गए, एकदम हेड टू हेड कोलिजन, उसे क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन। वो कई बार ऐसे टकराते हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे एक दूसरे को से साइड वाइज कोलिजन करते गए, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, राइट। तो ज्यादा इंपैक्टफुल कोलिजन कौन सा होगा? हेड ऑन, राइट। मैं तुमसे कहूं कि देखिए हमें कोलिजन को समझना तो कम से कम कितनी फोटो? 3 फोटो चाहिए, एक जस्ट बिफोर, एक ड्यूरिंग और एक जस्ट आफ्टर। तो अभी हम लोग शुरुआत में सीख रहे हैं तो 3 फोटो बनाएंगे, लेकिन जब सीख जाएंगे तो केवल 2 फोटो में काम चलाएंगे, एक जस्ट बिफोर और एक जस्ट आफ्टर, राइट। तो चलिए बताइए, मैं तुमसे कहूं कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, मान लो ये फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर में 2 बॉडी टकराने आ रही हैं। तो बताओ एक हॉरिजॉन्टल टेबल में अगर बॉडी टकराने आ रही है तो इनका जो mg है वो टेबल के नॉर्मल रिएक्शन से क्या होगा? बैलेंस। यानी हम बात कर रहे हैं फ्लोर में, राइट। तो उनका जो mg है वो फ्लोर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसको बैलेंस किसने कर रखा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ एक बॉडी, ये मान लो m1 मास की बॉडी, ये इधर जा रहा था u1 से, ये एक m2 मास का बॉडी, ये इधर जा रहा था u2 से, और ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कोलिजन का है। ये टकराने के जस्ट पहले का पिक्चर है बेटा, जस्ट बिफोर कोलिजन। अच्छा बताओ ये टकराएंगे तभी जब u1 बड़ा होगा कि u2 बड़ा होगा? u1 ग्रेटर देन u2 का केस होगा, तभी बताओ ये कोलिजन हो पाएगा। तो देखो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि यार ये अंडरस्टूड है कि u1 ग्रेटर देन u2, ये तो अंडरस्टूड होगा कि u1 बड़ा होगा u2 से, राइट। अब देखो अगला फोटो में बनाने जा रहा हूं ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन में देखना जरा क्या होगा। ये बॉडी जब यहां पहुंचेंगी जस्ट टकराने, ध्यान से देखना, ऐसे, ये m1, ये m2, ठीक है। समझना, ये फोटो अच्छे समझिएगा। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर में है तो इनका mg किससे बैलेंस है? नॉर्मल से। अब ड्यूरिंग कोलिजन में हमेशा कॉमन टेंजेंट खोजिए और कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और इंपल्स हमेशा या इम्पैक्ट फोर्स हमेशा किसके अलोंग लगेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो जरा समझना, ये बताओ जहां ये टच कर रहे हैं उसका जो कॉमन सरफेस है वो ये सरफेस है, इसे हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ये हो गया हमारा कॉमन टेंजेंट, ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन है, ये लाइन कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये होगा हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बताओ भाई m1 ने m2 को किधर किधर धक्का मारा होगा? राइट साइड। तो एक लार्ज फोर्स आया होगा F। F क्या है? इम्पैक्ट फोर्स, जो कि शॉर्ट टाइम dt के लिए आया, तो इसे हम लोगों ने बोला इंपल्स J, F dt। F हमारा लार्ज इम्पैक्ट फोर्स है जो माइक्रो सेकेंड ऑर्डर टाइम के लिए आता है, और वो फोर्स टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है? इंपल्स। तो ये बताओ J जो है वो इंपल्स है बेटा, ये J इंपल्स। अच्छा ये J इंपल्स किसने लगाया? ये y m1 ऑन m2 है, एक्शन, राइट। और ये जो F है ये इंपैक्ट फोर्स है। अब देखना m2 ने m1 को इधर की तरफ दिया होगा इंपल्स, ये बताओ y m2 ऑन m1 है, y m2 ऑन m1। आप हमारी बस थोड़ी सी मदद कर दो, बताओ m1 ने m2 को इंपल्स किधर की तरफ दिया? राइट। ये जा किधर रहा था?
तो जिधर जा रहा उधर ही इंपल्स लगा, तो बताओ इसने इंपल्स ने M2 के मोमेंटम को बढ़ाया होगा। M1 पे इंपल्स किधर आया, लेफ्ट, जी जा किधर रहा है, तो इसने बताओ इंपल्स ने M1 के मोमेंटम को घटाया होगा। तो इंपल्स ने एक के मोमेंटम को बढ़ाया है और एक के मोमेंटम को घटाया, यानी बताओ इंपल्स ने इंडिविजुअल के मोमेंटम को चेंज नहीं किया, इंडिविजुअल के मोमेंटम को चेंज करा है, इंडिविजुअल के मोमेंटम को चेंज करा है, लेकिन कंबाइंड के मोमेंटम को चेंज नहीं करा। एक का मोमेंटम जितना घटाया है दूसरे का मोमेंटम उतना बढ़ाया है, लेकिन कंबाइंड मोमेंटम को क्या रखा है, कंजर्व। यानी क्या हम यहाँ कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो सुनो पहले अच्छे से, अगर हम यहाँ इंडिविजुअली बात करें, M1 से पूछें, तो M1 से अगर हम पूछें क्या आपने झटका जैसा महसूस किया, तो बताइए M1 क्या कह रहा है। M1 कह रहा है सर हमने एक झटका इधर महसूस किया, मैं जा रहा था इधर, मुझे इंपल्स मिला इधर, तो मैंने इससे इंडिविजुअली कहा कि क्या बताओ आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंपल्स है, कह रहा बिल्कुल है, मैंने एक झटका महसूस किया, मेरे ऊपर एक इंपल्स लगा है और इसने मेरे मोमेंटम को पहले से कुछ कम करा है। राइट राइट। अगर M2 से अगर हम पूछें, M2 से पूछें, यही दिखा दें, यहां दिखा दे रहे हैं, अगर M2 से पूछते बताओ M2 पर इंपल्स किधर लग रहा है, राइट साइड, और M2 जा भी किधर रहा था, राइट। M2 क्या कहेगा कि सर इस इंपल्स ने मेरी इस स्पीड U2 को पहले से और बढ़ा दिया, राइट। लेकिन बताओ इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, कंबाइंड CM होगा, वो कहेगा हम तो M1 और M2 को मिला के रिप्रेजेंट करते हैं, और बताओ एक पर इंपल्स राइट एक पे इंपल्स लेफ्ट, कंबाइंड पे नो इंपल्स, और कंबाइंड पे अगर नो इंपल्स है तो कंबाइंड का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो हम M1 और M2 का मिलाकर के मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व। सवाल आता है किस लाइन में, किस लाइन में सवाल ये आ रहा है। तो जरा बताओ इस प्लेन में, ये मान लो फ्लोर है, इस फ्लोर में इंपल्स जो आया है वो इंटरनल हो गया। अब बताओ स्टेबल के प्लेन में कंबाइंड पर क्या कोई इंपल्स है, अगर बताओ कंबाइंड पर इस फ्लोर में किसी भी डायरेक्शन में इंपल्स नहीं है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व। यानी कंबाइंड मोमेंटम कैन बी कंजर्व अलोंग ऑल डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ टेबल। जिस फ्लोर में इनका कोलिजन होने जा रहा है उस फ्लोर में हम किसी भी डायरेक्शन में, ये लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो क्या हम इनका कंबाइंड मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट चलो कंजर्व कर सकते हैं, और क्या बताओ हम इनका कंबाइंड मोमेंटम कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग भी कंजर्व कर सकते हैं। क्या हम इनका कंबाइंड मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट से 30 डिग्री पे भी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम इनका कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग एनी लाइन इन द प्लेन ऑफ फ्लोर, राइट। तो आप यहां लिख सकते हैं वी कैन कंजर्व कंबाइंड मोमेंटम, लिख लीजिए, वी कैन कंजर्व कंबाइंड मोमेंटम ऑफ, we can conserve combined momentum of M1 and M2, we can conserve combined momentum of M1 and M2 along any direction, in plane of horizontal surface, in plane of horizontal surface, जिस प्लेन में ये टकराने गए हैं उस प्लेन में हम हर डायरेक्शन में मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व। कौन सा मोमेंटम, इंडिविजुअल की कंबाइंड, बट आगे लिखें, बट इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ M1 and M2, but individual momentum of M1 and M2 can be conserved, but individual momentum of M1 and M2, but individual momentum of M1 and M2 can be conserved only along, बताओ क्या लिखना चाहिए, क्यों हॉरिजॉन्टल, फालतू बात कर रहे हो, समझो पहले उसको। हम मोमेंटम कंजर्व किसी का भी मोमेंटम करने का जा रहा है, मान लो हम इंडिविजुअल किसी से बात करें, हम M1 से पूछ रहे हैं, हमने कहा आप हमें बताइए हम आपका इंडिविजुअल मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं, तो ये कहेगा उस डायरेक्शन में हम आपको परमिट करेंगे
जिस डायरेक्शन में मेरे ऊपर कोई इम्पल्स ना हो, तो बताओ इस पर इम्पल्स है किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ना बोलो यहाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना बोलो, यहाँ बोलो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो बताओ ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इम्पल्स है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से 30 डिग्री पर बताओ इम्पल्स का कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा? जे कॉस 30। तो इधर भी एक इम्पल्स पहुंच गया, भले ही कम पहुंचा, जे कॉस 30 जे से कम होगा, लेकिन उधर भी उसने झटका महसूस किया, तो वो कहेगा इधर भी मेरा मोमेंटम बदलेगा। अरे जिधर झटका लगेगा वहां स्पीड बदल जाएगी। तो बताओ जिधर इम्पल्स उधर मोमेंटम बदला। तो ये कह रहा सर इस लाइन में मोमेंटम बदला, यहां से cos 30 पर भी कह रहा जे cos 30 इम्पल्स है, बदला। तो इम्पल्स बताओ जहां नहीं पहुंचेगा वहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताओ इस जे का किस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा? यस, इस जे से कितने एंगल पे? 90 डिग्री। तो बताओ अगर इम्पल्स इंपैक्ट लाइन के अलोंग है तो इससे 90 डिग्री पर आता है कॉमन टेंजेंट, और उस कॉमन टेंजेंट के अलोंग बताओ इसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो बताओ ऐसे ही इससे अगर हम पूछें तो ये भी कह रहा मेरा इंडिविजुअल मोमेंटम आप केवल और केवल कंजर्व कर सकते हैं उस लाइन में जिस लाइन में इस इम्पल्स की पहुंच नहीं है, और ये इम्पल्स है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। तो ये कह रहा मुझसे 90 डिग्री पर कॉमन टेंजेंट ही एक ऐसी लाइन छूटती है जहां ये अपना कंपोनेंट छोड़ नहीं पा रहा है, आप उसी डायरेक्शन में मेरा इंडिविजुअल मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व। तो लिखिए इसमें इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2 कैन बी कंजर्व ओनली अलोंग कॉमन टेंजेंट, only along common tangent, only along common tangent, ठीक है। अगर कोलिजन में ये समझ गए कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना कि नहीं करना, तो कोलिजन का सवाल फिर फंस नहीं सकता आपसे। यही कॉन्सेप्ट है इसका। वो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जिस डायरेक्शन में इंपल्स है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, जहां इंपल्स नहीं वहां मोमेंटम में चेंज नहीं, वहां मोमेंटम कंजर्व। कंबाइंड बात करते, अगर कंबाइंड बात करते तो बताओ ये कहता है ये इंपल्स है ही नहीं कंबाइंड के लिए इंटरनल, तो हम इस फ्लोर में हर डायरेक्शन में फ्री हो गए। भाई जब कंबाइंड के लिए इंटरनल ही हो गया तो हर डायरेक्शन में हम फ्री हैं क्या करने के लिए? कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, राइट। बताओ ड्यूरिंग कोलिजन का ये फोटो, ये तो हमने थोड़ा बनाया, रियल फोटो ये बनता है। देखिए जब ये टकराते हैं ऐसे नजर आते हैं, ऐसे m1 प्लस m2, इनका शेप और साइज डिफॉर्म हो गया, ये टकराए आपस में मर्ज हुए, और बताओ ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी bcm से चलने लग गए। कितने से? bcm कॉमन वेलोसिटी। और यहाँ अच्छा खासा एनर्जी डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये काइनेटिक एनर्जी जो लेकर के आए थे उसका कुछ शेयर किस में चला गया? डिफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? अब समझो जब डिफॉर्मेशन में चला गया तो m1 और m2 एक कॉमन वेलोसिटी चलने लगी। इतना स्टोरी सारे कोलिजन में सेम है, सारे कोलिजन में यहां तक ड्यूरिंग कोलिजन इतना सब में आता है, चाहे वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, सब में इतना स्टोरी कॉमन है। इसके बाद का जो पिक्चर है जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो हर कोलिजन में अलग अलग बनेगा। जैसे अगर ये टकराने के बाद ऐसे चले, ये चला मान लो B1 से M1 और ये चला M2 B2 से, और इन्होंने अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लिया, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी टकराने के पहले? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब कितनी? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2। अगर ये फाइनल एनर्जी इनिशियल के बराबर तो एनर्जी का कोई लॉस, और बॉडी ने अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लिया। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, और ये बॉडी इलास्टिक बिहेवियर की है, टकराई दबी आपस में मर्ज हुई अलग हुई, तो फिर से बताओ पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रिकवर हो गई और बॉडी में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ऐसे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल, ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। यहां लिख देना है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तभी तो कह रहे हैं हम लोग जो नाम रख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। अच्छा तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा
तो सर जरूरी है टकराने के बाद इधर ही जाए? हो सकता है लौट जाए, लौट सकता है। अगर लौटेगा और तुमने मान लो इधर ही मान के करा तो V1 की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो दूसरा कोलिजन, ये आए टकराए कॉमन वेलोसिटी से चले, अलग हो ही नहीं पाए, यानी ऐसे ही फोटो बन गया m1 प्लस m2, एक कॉमन मास हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी bcm से चलने लगी, राइट। ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी बॉडी अलग ही नहीं हो पाई, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहां पे हम कहेंगे मैक्सिमम लॉस, और वो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, और ये मैक्सिमम लॉस होगा, लॉस मैक्सिमम। यानी सबसे ज्यादा खतरनाक कोलिजन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जैसा कोलिजन तो आइडियल कोलिजन मानो इसे। रियल में ऐसा होगा नहीं, अगर दो बॉडी टकराएगी तो थोड़ा बहुत तो स्क्रैच आएगा ही, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा, राइट। ये तो आइडियल बात है, ऐसा लग रहा है कि गए टकराए और फिर वापस सही हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। सर है कुछ केस में तीसरा कोलिजन बलून के केस में हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर पाते होंगे, कि फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो, अगर रिजिड बॉडी का हम कोलिजन पढ़ें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही होगा। आइडियल बात है, बलून में हम लोग नहीं रीड कर पा रहे हैं एग्जैक्ट माइक्रो लेवल पे, जहां वो गिरता होगा जिस पॉइंट पे वहां खरोंचे तो आती ही होंगी, ऐसा समझ रहे हैं। तो बताइए ये m1 प्लस m2 bcm। अब अगर हम बात करें, एक्चुअली वहां बहुत कम इम्पैक्ट लगता ना, बलून के केस में गिरा लगता है जैसे इम्पल्स लगा ही नहीं, पर बहुत छोटा सा इम्पल्स। अब देखो टकराने के बाद तीसरा फोटो, इनका शेप और साइज थोड़ा डिफॉर्म बना रहा है, ऐसे हो गई है ऐसे, यानी देखो यहां तक सब में कोलिजन फोटो सेम। अब इन तीन में कोई एक फोटो होगी, ये डिसाइड होगा कि कौन सा कोलिजन है। ये ऐसे चला B1 से, दूसरे का साइज भी डिफॉर्म है, अलग हो गए हैं, ये B2 से चला, ये वाला, ये देखिए, यानी अलग भी हुए तो कुछ डिफॉर्मेशन एनर्जी काइनेटिक में वापस लौटी और कुछ डिफॉर्मेशन बना हुआ है, इनके साइज में डिफॉर्मेशन बना हुआ है, तो कुछ एनर्जी का लॉस भी है। यानी देखो यहां से अलग भी हुए तो कुछ डिफॉर्मेशन काइनेटिक में गया, लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन अलग बना हुई हुआ है। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक। इसमें यानी लॉस होगा, लेकिन वो लॉस जीरो से ज्यादा और मैक्सिमम से कम। ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक बोलेंगे। और इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी इनिशियल ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां तक तो हर कोलिजन के पिक्चर सेम होते हैं, यहां से पिक्चर बदल जाता है कि कौन सा कोलिजन होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? मटेरियल, कि वो मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो इनके मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट करता होगा? कैसे समझते होंगे कि मटेरियल इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक? तो इसके लिए एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो प्रॉपर्टी है किसकी?
मटेरियल की, कि वो दोनों बॉडी जो टकराने आ रही हैं उनका मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये डिसाइड कौन करेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, यही बताते हैं। लेकिन इसमें पहले नोट लगा के पहला पॉइंट लिखें। सब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को बताएंगे, बता रहे। लेकिन पहला पॉइंट, ड्यूरिंग कोलिजन body will deform during collision, body will deform and some part of kinetic energy will transfer into deformational energy, राइट। अच्छा, ये कोलिजन हेड ऑन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी वेलोसिटी टकराने के पहले और टकराने के बाद कोई पिक्चर देखो किसके लॉन्ग है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। यानी कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद अगर वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग होती है तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, राइट। अच्छा, इनका कंबाइंड मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग एनी डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं ओनली अलोंग कॉमन टेंजेंट। लॉजिक क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ recovery of kinetic energy, we can discuss three type of collision. ठीक है, हम लोग कितने टाइप के कोलिजन डिस्कस कर सकते हैं? 3 टाइप। वो 3 टाइप जरा समझते हैं। तीनों हालांकि मैंने बता तो दिए हैं, कौन कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इनइलास्टिक और एक इनइलास्टिक। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग सरफेसेस। अच्छा, जैसे हम तुमसे कहें कोई बॉडी प्लास्टिक का बॉल है, हम इस सरफेस मारते हैं 10 मीटर पर सेकंड से तो 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ रहा है, यहां फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकंड से तो पता चले 5 मीटर पर सेकंड से ही लौट रहा है। यानी जो ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो अकेले ना इस बॉल की प्रॉपर्टी है ना अकेले सरफेस की, वो दोनों के कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों बॉडी आपस में जब टकराएंगी तब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना बनेगा, राइट। तो मतलब समझे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप इसमें चाहे तो लिख लें ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और बता दूं, इस पे अभी हम वापस आ रहे हैं। अभी बताओ, याद करो, जब कोलिजन हो रहा था तो यहां इंपल्स आया था, तो जो इंपैक्ट फोर्स था एफ, वो टाइम के साथ अगर हम ऑब्जर्व करें, बताइए कोलिजन की ड्यूरेशन कितनी थी? माइक्रो सेकंड, बहुत ही स्मॉल टाइम था।
हम उस माइक्रो सेकंड के अंदर भी अगर डिस्कशन करने चले कि जो इम्पैक्ट फोर्स आया होगा वो कैसे बदला होगा, तो जरा बताओ तुम मुझे। जब बॉडी आई टकराने, ऐसे ये दो बॉडी है टकराने आ रही, अभी कोई इम्पैक्ट ही नहीं, जस्ट बिफोर फोटो ये होगा, बताओ अभी एक दूसरे को केवल, तो इम्पैक्ट फोर्स जीरो। तो इम्पैक्ट फोर्स की शुरुआत जीरो से होगी, ठीक। जब ये टकराने लगे तो एक दूसरे में अंदर मर्ज होने लगे तो इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है और एकदम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, इम्पैक्ट बढ़ के मैक्सिमम हो गया। इसके बाद बताओ जब ये सेपरेट होने लगे तो बताओ इम्पैक्ट, और जब पूरी तरीके से अलग हो गए तो इम्पैक्ट घट के, तो ये बताओ इम्पैक्ट फोर्स कांस्टेंट होता होगा कि वेरिएबल? पहले बढ़ता होगा, मैक्सिमम जाता होगा, फिर घट के जीरो होता होगा। तो जो हमने अभी तुम्हें पिक्चर बनाया था ड्यूरिंग कोलिजन, उसमें जो इम्पैक्ट फोर्स आता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, और वो पहले बढ़ता है फिर बढ़ करके घटते घटते क्या होता है, जीरो, राइट। अच्छा बताओ ये इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम है, ये फोर्स है बेटा, इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया मैंने। इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का ये एरिया, ये क्या आएगा बताओ जरा। अगर हम आपसे कहें इस ग्राफ का एरिया बताइए, तो बताओ एरिया ऑफ इम्पैक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्यों? तो बताओ क्या आएगा, इक्वल टू, अगर हम यहां से जनरल, बोलो एरिया बढ़ाया है, बोलिए जनरल एक्स, कहाँ है एक्स, यहाँ जनरल टी पे गए, कितना एलिमेंट लेंगे, डी टी टाइम के लिए देखेंगे, कहेंगे डी टी इतना छोटा कि ये फोर्स और ये फोर्स लगभग बराबर, क्या इतने एरिया को रेक्टेंगुलर एरिया का नाम देंगे, तो ये बताओ एफ, तो क्या लिखेंगे एफ इंटू डी टी, ये आया डी ए एरिया, बोलो बोलो। अच्छा बताओ ये एफ डी टी क्या होगा, एफ डी टी होगा डी जे, मतलब डिफरेंशियल इम्पल्स। तो अगर टोटल एरिया चाहिए तो इंटीग्रल ऑफ डी ए, इंटीग्रल ऑफ डी जे, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। लिमिट बताओ, अगर ये टाइम t1 से t2, तो 0 से t0 या t1 से t2 जो भी टाइम है, राइट। तो हम आपको क्या बताना कोशिश कर रहे थे, बताओ इंटीग्रल ऑफ डीजे क्या बनेगा, जे, इंटीग्रल ऑफ डीजे क्या बना, जे का मतलब इम्पल्स। तो हम आपको ये बताने की कोशिश किए हैं कि इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी अगर कभी दे दिया जाए आपको, अच्छा ये इम्पैक्ट फोर्स किसके लिए, कंबाइंड के लिए दिखा रहे हैं कि एक बॉडी के लिए दिखा रहे हैं, कंबाइंड पे तो जीरो है इम्पल्स, ये किसी एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स टाइम के साथ दिखाए, कंबाइंड पे कहां लगेगा, कंबाइंड के लिए तो ये इम्पल्स है ही नहीं, कंबाइंड तो कह रहा है इम्पल्स जैसी कोई घटना हुई नहीं मेरे लिए, कंबाइंड तो कह रहा है कोलिजन कुछ नहीं हुआ भाई, वो तो कह रहा मोमेंटम जितना पहले लेके आए थे उतना बाद में लेके गए। लेकिन इंडिविजुअली पूछो लोगों से जो टकराए हैं, उनसे पूछो, कहेंगे बड़ा तगड़ा झटका महसूस किया है, आ रहे थे कुछ लेके, जा रहे हैं कुछ वेलोसिटी लेके, तो वो कह रहे हैं हमने झटके महसूस करे हैं इंडिविजुअली। लेकिन कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कह रहा है मैं तो जिस रफ्तार से आ रहा था उसी रफ्तार में जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है, कंबाइंड सीएम, सेंटर ऑफ मास। बताइए। कई बार ऑब्जेक्टिव में वो सवाल में एफ वर्सेस टी ग्राफ दे देते हैं, तो उस ग्राफ का हम एरिया निकाल के क्या निकाल लेंगे, इम्पल्स, और इम्पल्स बराबर किसी एक बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम करके अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे कि ये बॉडी टकराने के पहले अगर इतनी वेलोसिटी से जा रही है तो टकराने के बाद वो बॉडी कितनी वेलोसिटी से जाएगी, ये हमसे सवाल पूछते हैं वो। बोलिए, आप आइए जरा, इसे हटा दें हम, आप समझिए, इसे मैं रब करने जा रहा हूं।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, स्मॉल ई। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, दोनों के कॉम्बिनेशन की। ई इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन देखो क्या, ऊपर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन कब होगा? जस्ट बिफोर कोलिजन की जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग, अच्छा एक बात और बताओ, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बदलेगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उस वेलोसिटी को बदलता है जो वेलोसिटी लाइन ऑफ, तो पूरी डेफिनेशन देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट बिफोर की जस्ट आफ्टर? जस्ट आफ्टर कोलिजन। पूरी लाइन लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, नीचे डिवाइड में, नीचे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट पहले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर है? सर ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, हाँ, ये दोनों बॉडी के कंबाइंड सीएम की होगी कि इंडिविजुअल? अप्रोच देखना, मैं रिलेटिव में देखना, अभी दिखाते हैं करके, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, पहले समझाएंगे। हम कई फोटो में पहले ई की इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है? ई का इक्वेशन पहले बनाना हमें आना चाहिए। हम आपको कई फोटोग्राफ दे रहे हैं, मान लो पहला फोटोग्राफ ये एक M1 मास इधर जा रहा था U1 से टकराने, ये M2 मास इधर जा रहा था U2 से। ये फोटोग्राफ कब का था? जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक, सबसे पहले बेसिक लेते हैं। टकराने के बाद मान लो ये पिक्चर है, M1 इधर चलने लगा B1 से, ये M2 इधर चलने लगा B2 से। ये फोटोग्राफ मान लो जस्ट आफ्टर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन है मान लो ये फोटो, ठीक? तो बताइए ई की इक्वेशन में बनाने जा रहा हूं, ई बराबर, ऊपर क्या लिखते हैं बोलो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट, तो जस्ट आफ्टर का फोटो देखिए, ये वाला ध्यान से देखना, इधर देखो, तरीका सिखा रहा हूं, तरीका सिखा रहा हूं। हमें क्या निकालना? सेपरेशन की अप्रोच, सेपरेशन, हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है। अगर ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये पीछा कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो सेपरेशन का क्या रेट है? 8। तो क्या किया तुमने? 10 माइनस 2, तो B2 माइनस, तो ऊपर आ जाएगा B2 माइनस B1। बात समझ में आ रही है? आप समझो, और बढ़िया तरीका बताएं। हम इंटरेस्टेड किस में? वेलोसिटी ऑफ, तो जो सेपरेट हो रहा है उसे लिखो प्लस, जो पास आ रहा है सेपरेट नहीं हो रहा उसे लिखो माइनस। तो चलो देखो, ये सेपरेट होना चाहता है कि पास आना चाहता है? होना चाहता, मतलब प्लस V2। ये सेपरेट होना चाहता है कि पास आना चाहता है? तो माइनस V1। नीचे देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब हम इंटरेस्टेड है अप्रोच में, तो जो अप्रोच करेगा पास आएगा वो प्लस, जो दूर भागेगा वो माइनस। जवाब दो, ये अप्रोच कर रहा है तो यस प्लस, ये अप्रोच नहीं का मतलब माइनस। लो, ऐसे इक्वेशन बना लीजिए। जब आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखें तो जो सेपरेट हो रहा है वो प्लस लिख दो, और जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करें तो जो अप्रोच करे उसे प्लस लिखो। बोलो भाई, तो बताओ हम और फोटो बनाएं?
बताइए, मान लो ऐसे पिक्चर दे दिया जाए हमें, टकराने के पहले का फोटो ये है, इधर आ रहा है U2 से, टकराने के बाद का फोटो ये है, ये इधर चला गया V1 से और ये इधर आ गया V2 से, मान लो ऐसे। ये जस्ट आफ्टर का फोटो है, ये जस्ट बिफोर का फोटो है। ठीक है, मैं लिखने चला E=, ऊपर बताओ, चलो ऊपर बताइए। ऊपर बताओ क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर। तो U2 कहां से आ जाएगा जस्ट आफ्टर में, बेवकूफी बात करते हो। जस्ट आफ्टर ये बताओ, हम सेपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, ये सेपरेट हो रहा तो प्लस, ये सेपरेट नहीं तो माइनस, यस तो प्लस, नो तो माइनस, इतनी सी बात है। आओ नीचे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच के लिए जस्ट बिफोर वाला फोटो, ये अप्रोच कर रहा, यस, यस का मतलब प्लस, ये अप्रोच कर रहा तो प्लस, सिंपल। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, कॉमन सेंस। एक और फोटो में पूछना है, एक और पूछ लें तो मुझे कंफर्म हो जाए कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं पूर्णतया। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहें ऐसा केस है, ये मान लो टकराने के पहले का फोटो बना रहा हूं M1, ये इधर जा रहा है U1 से, ये M2 इधर जा रहा है U2 से, टकराने के बाद ये M1 इधर चला V1 से और ये M2 इधर लौट गया B2 से। ठीक है, ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कोलिजन का है और ये फोटोग्राफ जस्ट आफ्टर कोलिजन का है। एक फोटो जस्ट बिफोर है, एक फोटो जस्ट आफ्टर। ई बराबर लिखिए जल्दी से, चलो मन में पूरा बोला करिए, मन में पूरा बोलिए एक बार। ऊपर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर, पूरी बात बोलिए एक बार, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में इस बात का मतलब बनेगा। अभी तो आसान लग रहा है, ऑब्लिक कोलिजन में टफ हो जाता है, देखना। नीचे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अलोंग जस्ट बिफोर कोलिजन, राइट। तो ध्यान दीजिए, ऊपर हम लिखने चले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो बताओ ये सेपरेट हो रहा तो V2, ये सेपरेट प्लस V1। नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच तो प्लस U2, ये अप्रोच नहीं कर रहा तो माइनस U1। बताइए, कोई दिक्कत? अब आइए, अब कई बार ऐसा केस होता है कि एक बॉडी तो M मास है, दूसरा कोई दीवार है हैवी मास मैसिव स्टेशनरी,
क्या हम इस पे कोई पार्टिकल ऐसे हिट भी कराएं तो ये मोशन में नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नीचे ग्राउंड से फिक्स कर दिया गया है, राइट। इसमें सरिया वगैरह डाल करके फिक्स करा गया कि ये हिलने वाला नहीं है, इससे चाहे कोई इम्पैक्ट भी लगे, राइट। एक स्ट्रेंथ होगी, उससे आगे ये टूट जाएगा, लेकिन वहां तक ये नहीं चलने वाला। तो समझिए जरा कि अगर हम बात करें किसी स्टेशनरी सरफेस पर किसी पार्टिकल का कोलिजन देखें, तो देखो भाई, ये हमारे पास एक हैवी मास है, कोई दीवार है ऐसे, और ये फिक्स्ड है बेटे, फिक्स्ड। कोई पार्टिकल इससे टकराने जा रहा है ऐसे, ऐसे कोई पार्टिकल टकराने जा रहा है, मान लो V0 से, और इस V0 की वैल्यू भी चलो हमने 10 मीटर पर सेकंड ले ली समझाने के लिए, और चाहो तो V0 ही रहने दे, V0 ही रहने दो, काहे को 10 करो। मान लो V0 से टकराने जा रहा है, ठीक। ये यहां से टकराने के बाद ऐसे वापस लौटा, मान लो V' से, ठीक। तो हम कहें इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये यहां टकरा रहा होगा, ऐसे पहुंचा होगा ऐसे, तो बताओ इस लाइन को क्या बोलेंगे? वाह, बहुत बढ़िया, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, कॉमन टेंजेंट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉमन टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटे। इधर आया होगा इंपल्स। अच्छा बताओ, इस इंपल्स ने, ये वाला इंपल्स किस पे लगा? स्मॉल एम पे। किसने लगाया? बॉल ने। तो इस इंपल्स ने स्मॉल एम का, चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, ये वाई बॉल ऑन स्मॉल एम, और ये वाला वाई स्मॉल एम ऑन वॉल है, राइट। ये ऐसे इंपल्स आए होंगे। बताओ, इस इंपल्स ने, हमने इससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हो, कह रहा हम गए, टकराए, अचानक झटका लगा, हम वापस लौट आए। ये कौन कह रहा है? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम के मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज देखने को मिला। हमने दीवार से पूछा, कह रहा यह इसने मुझे झटका दिया, लेकिन मैं यहां एकदम फिक्स हूं नीचे से, तो वो इंपल्स मेरे में कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाया। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि यहां से इधर एक इंपल्स आया होगा, और उस इंपल्स ने इस इंपल्स को बैलेंस कर दिया, लेकिन हमें उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है। चलिए, तो ये बताओ लौटा कितने से? B' से। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं, E बराबर, बताओ ऊपर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ अलोंग लाइन ऑफ जस्ट आफ्टर, ये सेपरेट कितने से? ये सेपरेट कितना? 0, तो -0, 0 लिखा ही नहीं। नीचे बोलो वेलोसिटी ऑफ ये अप्रोच कितने से? तो +V0। ये अप्रोच नहीं कर रहा तो 0। यानी बताओ, अगर किसी स्टेशनरी सरफेस से कोलिजन होगा तो रिबाउंड वेलोसिटी टकराने वाली वेलोसिटी का E टाइम्स। बोलो, याद करो, हमने जब ग्राफ पढ़ाया था तो ये बात बताई थी वहां पे, एक पार्टिकल जब ऐसे HH से छोड़ते थे तो हमने ये बात डायरेक्ट समझाई थी वहां पे, एग्जैक्टली। ये बताओ तब के लिए जब स्टेशनरी सरफेस पर कोलिजन होने जा रहा है, राइट। तो बताओ, अगर हम कहें यहां पर E बराबर 1, तो कोलिजन कैसा? परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो कोई बॉडी अगर स्टेशनरी सरफेस से टकराएगा तो बताओ B' की वैल्यू B0 के बराबर, E को 1 रख दो। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, हम दीवार पे 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल फेंकें, लौटेगा भी 10 से ही वापस आएगा। और अगर E 0 तो कोलिजन कैसा? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बताओ B' कितना? B' 0 का मतलब ये गया, टकराया और स्टिक कर गया, ये लौटा ही नहीं, ये वापस नहीं आ पाया। अच्छा, अगर E
0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होता है तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनइलास्टिक। मान लो हम ई की वैल्यू 1/3 ले लें, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो, मान लो 1/3 लिया, तो इसे बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इस केस में बताओ बी डैश की वैल्यू 1/3 रखो, ग्रेटर देन कैसे हो जाएगी? ई 1/3 है तो ई यहां रखो 1/3, तो बी डैश बराबर B0/3। ग्रेटर तो कभी नहीं हो सकता बेटे। तो बताओ अगर हमने B0 से देखा और ई 1/3 है तो B0/3 से वापस आएगा। अगर ई बताओ हाफ होता तो बताओ B0 से देखते लौटता कितने से? B0/2 से लौटता। बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अच्छा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज यही रोक रहा हूं, इसके आगे अगली क्लास में बातचीत करेंगे।